Hey all, thank you for clicking. This is Athiya Zainab from Best Explanation Point. Today I'm going to continue the explanation of the chapter A Horse and Two Goats by R.K. Narayan. इस चैप्टर का पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और पार्ट 2 में अपलोड करने जा रही हूँ अयोनी शानी के कहने पर। अगर आपको भी कोई लिटरेचर का चैप्टर या फिर इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक अनक्लियर है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक एक्सप्लेनेशन को कवर किया था कि मुनि अपने वाइफ के कहने पर अपने घर से निकल पड़ता है अपने 2 गोट्स लेकर और वो पहुंच जाता है उसी स्टैचू के पास, राइट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। द हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज। लाइफ साइज का मतलब होता है ऑफ द सेम साइज एज द पर्सन और थिंग रिप्रेजेंटेड, यानी जिसका भी स्टैचू वगैरह बनाया गया है वो जितना बड़ा वो चीज़ या वो इंसान होता है उतना ही बड़ा स्टैचू। तो कहने का मतलब ये है कि हॉर्स जितना बड़ा होता है रियली में, वैसे ही उतना बड़ा उसका स्ट्रक्चर यानी उसका स्टैचू था, राइट। द हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज। मोल्डेड आउट ऑफ क्ले, मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन केवल मिट्टी नहीं थी, मिट्टी को बाकायदा बेक किया गया था, बर्न किया गया था और ब्राइट कलर दिए गए थे। एंड रियर्ड इट्स हेड प्राउडली। रियर्ड का मतलब होता है लिफ्टेड अप, यानी उस स्टैचू का, उस हॉर्स स्टैचू का जो सर था वो ऊपर की ओर उठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो प्राउडली अपने सर को ऊपर किए हुए है। प्रांसिंग इट्स 4 लेग्स। 4 लेग्स कहते हैं फ्रंट लेग्स, आगे की जो उसकी टांगे थी। और प्रांसिंग का मतलब है मूव विद हाई स्प्रिंगली स्टेप्स। सो स्टैचू में हॉर्स के जो फ्रंट लेग्स थी वो ऐसे ऊपर की ओर हवा में उठी हुई थी जैसे वो दौड़ने की कोशिश में है। एंड फ्लरिशिंग इट्स टेल इन अ लूप। फ्लरिशिंग कहते हैं ग्रोइंग, और इसकी पूंछ ऐसे ग्रो कर रही थी मानो वो हवा में लहरा रही हो। बिसाइड द हॉर्स, हॉर्स के बगल में, बिसाइड मतलब नियर, हॉर्स के पास स्टूड अ वॉरियर। एक वॉरियर मतलब योद्धा, लड़ाई करने वाला, उसका भी स्टैचू था। विद साइथ लाइक मुस्टाशोज। मुस्टाशोज मतलब मूछे, और साइथ एक टूल होता है बड़ा नुकीला सा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यानी उस योद्धा की जो मूछे थी वो बिल्कुल साइड टूल की तरीके से नुकीली, यानी जो किनारे से निकली हुई होती हैं, इस तरीके की उसकी मूछे थी। बल्जिंग आइज, बल्ज कहते हैं उभरा हुआ, आप देख सकते हो स्क्रीन पर कैसे बल्जिंग आइज होती हैं। एंड एक्विलाइन नोज। एक्विलाइन नोज का मतलब है उसकी नाक कितनी नुकीली सी थी जैसे ईगल की होती है। एक्विलाइन का मतलब होता है कर्व्ड लाइक ईगल। और हॉर्स का कलर ऐसा वाइट था जैसे धोबी की धुली हुई चादर होती है। एंड had on its back a cover of pure brocade of red and black lace. ब्रॉकेट कहते हैं रिच और एक्सपेंसिव फैब्रिक को। उस स्टैचू के बैक पर यानी कि पीछे की साइड एक लेस लगी हुई थी रेड एंड ब्लैक कलर की, जो फैब्रिक ब्रॉकेट की थी, और ये कलर रेड एंड ब्लैक मैच करता था द मल्टी कलर्ड सैश अराउंड द वेस्ट ऑफ द वॉरियर। सैश कहते हैं बेल्ट को, राइट। तो वॉरियर जो बेल्ट बांधा हुआ था उस बेल्ट का जो कलर था, राइट, जो मल्टी कलर्ड बेल्ट वो पहना हुआ था उससे मैच करता था लेस ऑफ द हॉर्स विच वॉज ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर एंड मेड ऑफ ब्रोकेड। लेकिन किसी को भी विलेज में इस स्प्लेंडर यानी ब्यूटी, जो इतना सुंदर जो स्टैचू था, इसकी सुंदरता पे किसी का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि कभी इसके एग्जिस्टेंस को किसी ने नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे एक स्टैचू भी लगा हुआ है, राइट। किसी का ध्यान ही नहीं जाता था उस तरफ। इवन मुनि, यहाँ तक मुनि भी, जो कई सारे घंटे स्पेंड करता था एट इट्स फुट, इट्स रेफर टू हॉर्स, हॉर्स के फुट के पास बैठकर, नेवर बोदर्ड टू लुक अप। उसने कभी सोचा ही नहीं कि सर उठा के इस स्टैचू को भी देखे कभी। इट वॉज अनटच इवन बाय द यंग वैंडल्स। वैंडल्स कहते हैं ठग्स, जो लूटपाट करते हैं इधर उधर, उन्हें कहते हैं वैंडल्स। और इस घोड़े को, इस स्टैचू को यहाँ तक उन ठग्स ने भी नहीं छुआ था हु गैश्ड ट्री ट्रंक्स विद नाइव्स। और वो बदमाश लोग, वो ठग्स लोग जो कि ट्री के ट्रंक्स को गैश कहते हैं, कट लगाना, कट कर देते थे नाइफ से। एंड ट्राई टू टॉपल ऑफ, टॉपल कहते हैं फॉल, गिरा देना। जो माइल स्टोन्स रखे होते हैं डिस्टेंस बताने के लिए रास्ते पर, उनको क्या कर देते थे, गिरा देते थे, ठीक है। एंड इंस्क्राइब्ड लीव डिजाइन्स ऑन ऑल वॉल्स। और वो ठग क्या क्या करते थे, इंस्क्राइब मतलब होता है मार्क, निशान बना देते थे दीवारों पर। किस डिज़ाइन से, लीव डिज़ाइन से, बहुत वल्गर डिज़ाइन से वॉल्स पर वो मार्क कर देते थे। तो इतने बुरे थे वो लोग, यहाँ ये बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस स्टैचू को आज तक हाथ तक नहीं लगाया।
दिस स्टैचू हैड बीन क्लोजर टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट वन टाइम। एक समय था कि जब इस स्टैचू के आसपास लोग रहा करते थे। व्हेन दिस स्पॉट बॉर्डर्ड द विलेज, बॉर्डर्ड का मतलब यहाँ पे एन सर्कल, यानी जब ये स्पॉट विलेज के अंदर आता था। अब क्योंकि हाईवे बन चुका था तो यहाँ पे लोग नहीं रहते थे, यहाँ पे गाड़ियाँ चलती थी। मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, मुनि सैट एट द फुट ऑफ द स्टैचू। मुनि बैठ जाता है स्टैचू के फुट के पास और अभी दो गोट्स को देखता रहता है जो कि ग्रेज कर रही थी इन द अरिड, अरिड कहते हैं ड्राई, खुश्क सी सॉइल थी, मिट्टी थी, वहां पर वो ग्रेज कर रही थी। अमंग द कैक्टस एंड लैंटना, लैंटना एक श्रब को कहते हैं, तो लैंटना बुशेस के बीच में, कैक्टस के बीच में वो ग्रेज कर रही थी। ही लुक्ड एट द सन, वो सूरज की ओर देखता है। ये थोड़ा सा ही वेस्टवार्ड हुआ था, टिल्टेड मतलब मूव्ड, सूरज अभी थोड़ा सा ही वेस्टवार्ड हुआ था, इन्हें अभी डूबने की तैयारी में नहीं था वो। इट वॉज नॉट द टाइम येट टू गो बैक होम, अभी घर जाने का समय नहीं हुआ था। अगर वो जल्दी चला जाएगा तो हिज वाइफ वुड हैव नो फूड फॉर हिम, उसकी वाइफ उसको कोई खाना नहीं देगी। और इसके साथ ही उसे कुछ थोड़ा समय भी देना चाहिए अपनी वाइफ के टेम्पर को कूल करने के लिए, क्योंकि उसने गुस्से में भेजा था अपने हस्बैंड को कि जाओ, ओके, एंड फील सिंपैथेटिक एंड देन शी वुड स्क्राउंज एंड मैनेज टू गेट सम फूड। और जब उसका टेम्पर कूल हो जाएगा तब वो सिंपैथेटिक फील करेगी अपने हस्बैंड के लिए, और उसके लिए खाना क्या करेगी, स्क्राउंज मतलब होता है बेग और सीक टू ऑब्टेन, ओके, एट द एक्सपेंस ऑफ जेनरसिटीज ऑफ अदर, दूसरों से उनकी जेनरसिटी के बेस पे कुछ मांगना, यानी दूसरों से वो कुछ मांगेगी, मैनेज करेगी कुछ फूड अपने हस्बैंड के लिए, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही नोटिस नाउ अ न्यू सॉर्ट ऑफ व्हीकल कमिंग डाउन एट फुल स्पीड। अब उसका ध्यान जाता है कि एक अलग तरीके की, नई तरीके की व्हीकल, एक गाड़ी आ रही है और बहुत स्पीड के साथ आ रही है, और ये देखने में बिल्कुल मोटर कार और बस दोनों जैसी लग रही थी। ही यूज टू बी इंट्रीग्ड बाय द नॉवेल्टी ऑफ सच स्पेक्टिकल्स। इंट्रीग्ड कहते हैं अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड, और नॉवेल्टी कहते हैं न्यूनेस, और स्पेक्टिकल्स का मतलब यहाँ पर है सीन्स, दृश्य। ही रेफर्स टू मुनि, यानी मुनि हमेशा बहुत अट्रैक्टेड हुआ करता था इन सीन्स के न्यूनेस को देखकर। यानी कौन से सीन्स की बात हो रही है, गाड़ी आ रही है, जा रही है, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, तो इन सारे स्पेक्टेकल्स को के नएपन को, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं तो न्यूनेस को देखकर वो बहुत अट्रैक्ट होता था। बट ऑफ लेट, यहाँ पे लेट का मतलब देर नहीं है, ऑफ लेट मतलब होता है कुछ समय से ये काम चल रहा था नदी के किनारे माउंटेन पर। एंड एन असॉर्टमेंट ऑफ पीपल, असॉर्टमेंट कहते हैं वेराइटी, यानी अब उसे वेराइटी मतलब अलग अलग तरीके के लोग, और ट्रैफिक का मतलब यहाँ पर व्हीकल्स, अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ उसके पास से गुजरती थी। एंड ही टुक इट ऑल कैजुअली एंड डिस्क्राइब टू हिज वाइफ, और बड़ा ध्यान से वो ये सब देखता था, फिर बाद में जाके अपनी वाइफ को डिस्क्राइब करता था। और आज जब उसने येलो व्हीकल पास आते हुए देखा तो वो अपने यही इसी ख्यालों में था कि मैं आज जाकर अपनी वाइफ को इसके बारे में भी बताऊंगा कि मैंने आज येलो कलर की व्हीकल देखी। और ये सोच ही रहा था व्हेन इट स्पटर्ड एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, कि वही गाड़ी इसके सामने आवाज करती हुई रुक जाती। स्पटर्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड अ साउंड। और उस गाड़ी में से कौन निकलता है, रेड फेस्ड फॉरेनर। रेड फेस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जितने भी अमेरिकन्स या कह सकते हैं जो अंग्रेज लोग होते हैं उनका कलर कैसा होता है हमारी नज़र में, वाइट, तो उन वाइट को बोला जाता है रेड, राइट, क्योंकि अगर देखा जाए ध्यान से बिल्कुल टमाटर के तरीके से लाल होते हैं, राइट, तो उनको वाइट नहीं बोला जाता, रेड बोला जाता है, ठीक है। अ रेड फेस्ड फॉरेनर हु हैड बीन ड्राइविंग इट, वो अंग्रेज जो उस गाड़ी को चला रहा था, गॉट डाउन, नीचे उतरता है, वेंट राउंड इट, और वो गाड़ी को चेक करने के लिए उसके करीब आता है जहाँ पे इंजन लगा होता है। स्टूपिंग, झुकता है, एंड लुकिंग, देखता है, एंड पोकिंग अंडर द व्हीकल, और चेक करता है कि क्या गड़बड़ी हुई है। देन ही स्ट्रेटन हिमसेल्फ अप, और तब वो सीधा खड़ा हो जाता है झुकने के बाद। लुक्ड एट द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड कहते हैं कंट्रोल पैनल ऑफ द कार, तो वो कार के डैशबोर्ड की तरफ देखता है। इसके बाद वो मुनि की डायरेक्शन, जहाँ मुनि खड़ा हुआ था उस डायरेक्शन में घूर के देखता है मुनि को, और अप्रोच्ड हिम, और उसके करीब पहुंच जाता है। अब वो अंग्रेज मुनि से पूछता है, एक्सक्यूज मी, माफ़ करिएगा, इज देयर अ गैस स्टेशन नियर बाय, क्या आसपास कोई गैस स्टेशन है, और क्या मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक दूसरी कार नहीं आ जाती। अभी वो यही कह ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र पड़ती है उस स्टैचू पर, और उस स्टैचू को देख कर वो अंग्रेज कहता है मार्वलस, यानी सुपर्ब, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कितना खूबसूरत है ये। विदाउट कंप्लीटिंग हिज सेंटेंस, यानी अपनी पूरी बात जो वो पूछ रहा था मुनि से कि क्या कोई आसपास स्टेशन है, उसको छोड़कर, उसको अधूरा छोड़कर इस स्टैचू को देखने लगता है।
क्योंकि वो अंग्रेजी में बात कर रहा था और मुनि को तमिल के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती थी। तो मुनि उस अंग्रेज को देखकर डर सा जाता है। मुनि को ऐसा लगता है कि ही शुड गेट अप, वो उसको वहां से उठ जाना चाहिए और भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर वो अपनी एज को कर्ज करता है। ही कुड नॉट रेडली पुट हिज लिम्स इनटू एक्शन। क्यों कर्ज करता है? क्योंकि वो आसानी से इतनी जल्दी से अपने लिम्स कहते हैं लेग्स को, अपनी टांगों को एक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। राइट, जवान लोग फौरन भाग सकते हैं लेकिन बूढ़े लोग को टाइम लगता है। तो अपनी एज को वो कर्ज कर रहा था कि वो भाग भी नहीं सकता उसको देखकर। अच्छा, क्यों डर गया था मुनि? नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, द रेड फेस्ड मैन वोर खाकी क्लोथ्स, क्योंकि वो खाकी क्लोथ्स पहना हुआ था। और खाकी क्लोथ्स यहाँ पर इंडिया में ज़्यादातर कौन पहनता है? पुलिसमैन और सोल्जर। तो मुनि अपने आप से कहता है कि ही विल चेज और शूट इफ आई स्टार्ट रनिंग। अगर मैं वाकई भागने लगा, मैंने भागना शुरू कर दिया, तो ये मुझे या तो चेज फॉलो करेगा, पीछा करेगा, या फिर मुझे मार देगा, शूट कर देगा। फिर आगे वो मन में सोचने लगता है कि सम डॉग्स चेज ओनली दोज हु रन। कुछ डॉग्स उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं के पीछे भागते हैं जो दौड़ते हैं, यानी जो लोग दौड़ा करते हैं डॉग्स भी उन्हीं को ही दौड़ाते हैं। तो फिर वो अपने शिवा, अपने गॉड से प्रोटेक्शन मांगता है कि ओ शिवा प्रोटेक्ट मी, मुझे बचा लीजिए। आई डोंट नो वाई दिस मैन शुड बी आफ्टर मी। ये इंसान मेरे से क्या पूछ रहा है, क्यों मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे बचा लीजिए। मीन वाइल द फॉरनर क्राइड। इस दौरान जब ये सब सोच रहा था मुनि अपने दिमाग में, इस दौरान फॉरनर फिर से कहता है उस स्टैचू को देखकर, मार्वेलस, नॉडिंग हिज हेड, अपने हेड को हिलाता है। नॉडिंग मतलब मूव करना, उस स्टैचू को देखकर। ही पेज मतलब होता है वॉक्ड अराउंड द स्टैचू, स्टैचू के चारों ओर चल के देखता है विद हिज आईज फिक्स्ड ऑन इट, और उसकी जो आंखें होती हैं वो फिक्स रहती हैं स्टैचू को। नहीं, स्टैचू को वो निहार रहा है उसके आसपास चलते हुए। मुनि सैट फ्रोजन फॉर अ वाइल, मुनि कुछ देर के लिए फ्रोजन से जम सा जाता है। एंड देन फिजिटेड कहते हैं अचानक से मूव करना, ट्विस्ट करना, नर्वसनेस के मारे। तो कुछ देर तो वो फ्रोजन रहता है, उसके बाद वो अपने को मूव करता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। एज अवे मतलब लीव द स्पॉट, वहां वो उस स्पॉट को छोड़ना चाह रहा था। नाउ द अदर मैन रेफर्स टू फॉरनर, जो दूसरा इंसान था, सडनली प्रेस्ड हिज पाम्स टुगेदर, वो अपने पाम्स जोड़ता है और नमस्ते करता है। किसको? मुनि को। हाउ डू यू डू, यानी हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो मुनि को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था कि ये फॉरनर मुझसे क्या कह रहा है। केवल उसको दो ही वर्ड्स आते थे, येस नो। राइट, तो वो येस नो ही बोल देता है। हैविंग एग्जॉस्टेड हिज इंग्लिश वोकैबुलरी, तो ज़्यादा अच्छी वोकैबुलरी ना होने की वजह से वो तमिल में बोलना स्टार्ट कर देता है। तो आगे की लाइन जो दी गई है हमें इंग्लिश में दी गई है, लेकिन बोल मुनि इसको किस में रहा है? तमिल में। आर के नारायण हमें तमिल को इंग्लिश में करके दे रहे हैं, लेकिन ये लाइन्स मुनि ने किस में बोली थी? तमिल में। तो मुनि उस फॉरनर से तमिल में बोलने लगता है कि मेरा नाम मुनि है, ये मेरी दो गोट्स हैं, एंड नो वन कैन गेन से कहते हैं रिफ्यूज या डिनाई, और कोई इसको मना नहीं कर सकता, यानी हर कोई यही कहेगा कि ये दो बकरियां मेरी ही हैं। दो आर विलेज इज फुल ऑफ स्लैंडर्स, हालांकि हमारे गांव में बहुत सारे स्लैंडर्स हैं, ठग्स हैं, लूटपाट करने वाले हैं इन दिनों, हु विल नॉट हेजिटेट टू से दैट व्हाट बिलोंग्स टू अ मैन डजंट बिलोंग टू हिम, यानी जो आसानी से किसी को भी ये कहने लगते हैं कि ये इसकी चीज़ नहीं है, इनकी चीज़ है। तो ऐसे लोग हालांकि हमारे गांव में बहुत हैं, लेकिन ये मेरी ही बकरियां हैं, इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये सब सुनकर वो जो फॉरेनर था वो भी उसी डायरेक्शन में देखने लगता है जहां मुनि फिंगर कर रहा था। मुनि किस तरफ फिंगर कर रहा था? उन बकरियों की तरफ और रॉक्स की तरफ जहां वो खड़ी हुई थी। एंड विद द पजल्ड एक्सप्रेशन, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसको? फॉरेनर को, कि क्यों मुझे बकरियां दिखा रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो कंफ्यूज होकर वो फॉरेनर अपने सिल्वर सिगरेट केस से एक सिगरेट निकालता है, उसको जलाता है, और अचानक उसे ये याद आता है कि भाई गुड मैनर्स हैं कि वो मुनि से भी पूछे सिगरेट पीने के लिए। तो वो मुनि से पूछता है, डू यू स्मोक, क्या तुम स्मोक करते हो? मुनि फिर वही कहता है, येस नो। वेयर अपॉन का मतलब होता है इमीडिएटली आफ्टर विच, इसके फौरन बाद वो फॉरेनर एक सिगरेट निकालता है और मुनि को दे देता है। और मुनि भी बड़ा सरप्राइज के साथ इसको ले लेता है, क्योंकि आज तक किसी ने उसको इतने सालों से कभी भी सिगरेट ऑफर की ही नहीं थी। तो वो ले लेता है उस फॉरेनर से सिगरेट। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू स्मोक अ सिगरेट, वो हमेशा एक सिगरेट पीना चाहता था। एक बार जिंदगी में उसको शॉपमैन ने उधार पर एक सिगरेट दी थी, और उसको आज भी याद था कि सिगरेट का टेस्ट कैसा होता है। किसको? मुनि को। द अदर रेफर्स टू फॉरेनर, उस फॉरेनर ने फ्लिक द लाइटर, फ्लिक्ड कहते हैं जर्ग, लाइटर को हिलाया, अपॉन एंड ऑफर्ड अ लाइट टू मुनि, और उसमें से लाइट जलाई और ऑफर किया मुनि को भी कि तुम भी अपनी सिगरेट इससे जला लो। मुनि फेल सो कंफ्यूज, मुनि को समझ में नहीं आता है
कि ये मैं क्या करूं, इसको बुझा दूं इस आग को या इससे अपने सिगरेट को जलाऊं, कुछ समझ में नहीं आता इसको, राइट। तो जब मुनी रिस्पॉन्स नहीं करता है उस फॉरनर के लाइटर देने के बाद, तो द अदर मतलब फॉरनर पजल हो जाता है, इसको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों नहीं सिगरेट जला रहा है, बट अनडॉन्टेड, यानी वो नर्वस हो गया था फॉरनर थोड़ा सा कि ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिर वो कोशिश करके फ्लरिश्ड हिज लाइटर, अपने लाइटर को जलाता है, दोबारा से मुनि को देता है और खुद जला देता है मुनि की सिगरेट। मुनि ड्रू अ डीप पफ, वो सिगरेट पीना स्टार्ट करता है और पीते ही खांसी आने लगती है उसको। इट वॉज रैकिंग नो डाउट। तो ये सिगरेट वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग थी बट एक्सट्रीमली प्लेजेंट, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। वेन हिज कफ सबसाइडेड मतलब कंट्रोल, जब उसकी खांसी थोड़ी कंट्रोल हुई तो उसने अपनी आंखें पोंछी, क्योंकि खांसते खांसते आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। एंड टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन को समझने का कोशिश किया उसने, और ये समझा वो कि जो अदर मैन यानी जो फॉरेनर है वॉज नॉट एन इनक्विजिटर ऑफ एनी काइंड, वो किसी तरीके का पूछताछ करने वाला नहीं है, यानी पुलिस इंस्पेक्टर तो नहीं है ये फॉरेनर। येट इन ऑर्डर टू मेक श्योर, फिर भी श्योर होने के लिए, ही रिमेन्ड वेरी कहते हैं केयरफुल, वो बहुत सतर्क रहा। नो नीड टू रन अवे फ्रॉम अ मैन हु गेव हिम सच अ पोटेंट स्मोक, अब वो दिमाग में ये सोचता है कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान से भागने के लिए, भी मैं भागना चाह रहा था यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से भागने की, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो मुझे पोटेंट मतलब पावरफुल इतनी बढ़िया सिगरेट पिला रहा है, तो मुझे इससे क्यों डरना चाहिए, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। हिज हेड वॉज रीलिंग कहते हैं फीलिंग अनस्टडी, उसका सिर चकरा रहा था फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ दो स्ट्रॉन्ग अमेरिकन सिगरेट्स मेड विथ रोस्टेड टोबैको, क्योंकि वो अमेरिकन सिगरेट जो उसने अभी पी थी वो रोस्टेड टोबैको से बनी हुई थी, उसको चक्कर सा आ रहा था। अब वो मैन जो फॉरेनर है वो बोलता है कि आई केम फ्रॉम न्यूयॉर्क, अब वो फिर से इंग्लिश में ही बोल रहा है, कह रहा है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। अपना वॉलेट वो बाहर निकालता है हिप पॉकेट से और अपने कार्ड को वो दिखाता है, आइडेंटिटी कार्ड होगा उसका, तो वो दिखाता है मुनि को कि मैं न्यूयॉर्क से हूँ। मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, मुनि श्रैंक अवे फ्रॉम द कार्ड, श्रैंक कहते हैं मूव्ड बैक, वो कार्ड को देखकर पीछे हट जाता है। परहैप्स ही वाज ट्राइंग टू प्रेजेंट अ वारंट एंड अरेस्ट हिम, मुनि ये सोचने लगता है कि शायद ही रेफर्स टू फॉरनर, कि जो फॉरनर है वो कार्ड इसलिए दिखा रहा है ताकि वो मुनि को अरेस्ट कर पाए, एक वारंट दिखा रहा है वो। ऐसा क्यों सोच रहा था, क्योंकि वो खाकी ड्रेस पहना हुआ था, ठीक है। तो बेवेयर ऑफ खाकी वन पार्ट ऑफ हिज माइंड वॉन्ड, क्योंकि उसके खाकी क्लोथ्स थे उस फॉरनर के, तो इस वजह से मुनि के माइंड ने उसको वॉर्न की कि कहीं वो उसको अरेस्ट तो नहीं करने जा रहा है। टेक ऑल द सिगरेट्स वॉट एवर इज ऑफर्ड बट डोंट गेट कॉट, तो फिर वो अपने दिमाग में ये सोचने लगता है मुनि कि भाई सिगरेट्स तो पी लो जो भी ऑफर की जा रही है, लेकिन भाई मैं अपने को गिरफ्तार वगैरह नहीं कराऊंगा। बिवेयर ऑफ खाकी, यानी अपने दिमाग में ये डर चल रहा है उसके, राइट। ही विश्ड ही वरंट 70 एज द शॉपमैन हैड सेड, अब वो ये सोचने लगता है कि काश कि वो 70 साल का ना हो जैसा कि शॉपमैन ने कहा था। यानी मुनि फिर डर गया उस कार्ड को देखकर, फिर वो भागने की कोशिश में है, लेकिन फिर वो दिमाग में ये लाता है कि 70 ईयर्स में कोई तेजी से भाग कहाँ सकता है, बट सरेंडर टू वॉट एवर केम, उसको सरेंडर ही करना पड़ेगा जो भी परिस्थितियाँ उसके सामने आए। ही कुड ओनली वॉर्ड ऑफ ट्रबल बाई टॉक, सो ही वेंट ऑन ऑल इन चेस तमिल फॉर विच प्रीतम वॉज फेमस, तो फिर वो शुरू कर देता है बात करना उस फॉरनर से, और किस भाषा में, चेस मतलब पवित्र, यानी वो प्योर तमिल भाषा में शुरू कर देता है फिर से बात करना उस फॉरनर से, फॉर विच जिसके लिए कृतम फेमस थी, तमिल लैंग्वेज के लिए कृतम बहुत फेमस था। कृतम इज अ विलेज। तो अब मुनि क्या बात करना स्टार्ट कर रहा है इस फॉरनर से, एक्चुअली आसपास के गांव में एक खून हो गया है, मर्डर हो गया था, तो मुनि को ये लग रहा है कि कहीं उसकी पूछताछ तो नहीं करना चाह रहा है ये पुलिसमैन मुझसे, राइट, उसको पुलिसमैन समझ रहा है। तो वो शुरू कर देता है अपनी बात, कहता है कि बिफोर गॉड, भगवान की कसम, भगवान जो सारी चीज़ देखते हैं, सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर मर्डर हुआ तो जिसने भी किया है वो भाग नहीं सकता, एस्केप नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान तो सब देख रहे हैं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए आप उससे कुछ मत पूछिए। अ बॉडी हैड बीन फाउंड म्यूटिलेटेड कहते हैं इंजर्ड, एंड थ्रोन अंडर अ टेमेरिन ट्री, टेमेरिन कहते हैं इमली, यानी एक जख्मी लाश को फेंक दिया गया था एक इमली के पेड़ के नीचे। कृतम और कुप्पम जो गांव है उनके बीच में कहीं पर ये लाश मिली थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आजकल गॉसिप चल रही थी एंड स्पेकुलेशन मतलब पूछताछ चल रही थी, पुलिस आ रही थी बार बार इस पूछताछ के लिए जगह जगह।
और मुनि ने आगे ये भी अपना एक्सप्लेनेशन ऐड किया कि एनीथिंग इज पॉसिबल देयर, वहाँ कुछ भी पॉसिबल है। पीपल ओवर देयर विल स्टॉप एट नथिंग। स्टॉप एट नथिंग का मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना, यानी लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पता लगा के रहेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। द फॉरनर नॉडेड हिज हेड एंड लिसन्ड courteously दो ही अंडरस्टूड नथिंग। courteously मतलब पोलाइटली। फॉरनर ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद अपना सर हिलाता है और बहुत ही पोलाइटली, हालांकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस बारे में मुनि बात कर रहा है। जब मुनि अपनी बात खत्म कर लेता है फिर फॉरनर कुछ कहता है। भाई फॉरनर को तो नहीं पता है कि ये मुझसे किस मर्डर केस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो फॉरनर अब किसके बारे में बात करने लगता है, उसी स्टैचू के बारे में जिसको अभी वो निहार रहा था, राइट। तो वो कहता है मुनि से, कौन, फॉरनर, आई एम श्योर यू नो व्हेन दिस हॉर्स वॉज मेड। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पता होगा कि ये हॉर्स कब यहाँ पे बनाया गया था। सेट द रेड मैन एंड स्माइल इनग्रेशिटिंगली। इनग्रेशिटिंगली कहते हैं प्लीजिंगली, जब आप दूसरों को खुश करने के लिए स्माइल करते हो, वही बात यहाँ पे है कि रेड मैन ने बहुत ही अच्छे से स्माइल के साथ ये क्वेश्चन पूछा कि मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा कि ये हॉर्स कब बना था यहाँ पे, यानी ये स्टैचू कब लगाया गया। मुनि को कुछ समझ में नहीं आया कि ये मुझसे हॉर्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुनि को अब थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होता जा रहा था क्योंकि रेड मैन ने स्माइल पास करी थी, राइट। लेकिन फिर भी मुनि अब उससे कह रहा है प्लीज गो अवे सर, यहाँ से चले जाइए सर, मुझे कुछ नहीं पता है। और आगे मुनि कहता है आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वी विल होल्ड हिम। वी रेफर्स टू द विलेजर्स एंड मुनि, कि हम गाँव वाले, हिम रेफर्स टू द मर्डरर, उस मर्डर को पकड़ लेंगे। अगर हमें आसपास कोई बैड कैरेक्टर, अगर किसी पे शक होता है, आसपास कोई ऐसा मिलता है तो हम उसको पकड़ लेंगे आपके लिए। एंड वी विल बेरी हिम अप टू हिज नेक इन अ कोकोनट पिट इफ ही ट्राइज टू एस्केप। अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो उसे हम बेरी, दफना देंगे उसी कोकोनट पिट में, उसकी गर्दन वहाँ पे उसमें बैरी कर देंगे। बट लेकिन आर विलेज हैज़ ऑलवेज हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, लेकिन हमारे गांव में किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। हमारे गांव का हमेशा क्लीन रिकॉर्ड रहा है, कभी कोई यहाँ से मर्डर नहीं निकला है। ज़रूर वो मर्डर दूसरे गांव से होगा क्योंकि हमारे गांव का तो रिकॉर्ड क्लीन है। फिर फॉरनर को कुछ समझ में नहीं आता है। सो नाउ द रेडमैन इम्प्लोड, इम्प्लोड मतलब होता है बेग्ड, रिक्वेस्ट करना। तो अब रेडमैन रिक्वेस्ट करता है उस मुनि से, कहता है प्लीज आई विल स्पीक स्लोली, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, मुझे समझने की कोशिश करना। फिर वो मुनि से क्वेश्चन करने लगता है कि क्या तुम्हें इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो लगता है कि इस देश में यानी इंडिया में काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश आती है और मैं बहुत जगह घूमा भी हूँ, एवरीवेयर इन दिस कंट्री, इस कंट्री की कई सारी जगह घूमा हूँ इंग्लिश के ही साथ, यानी लोगों ने मुझे इंग्लिश में रिवर्ट भी किया है। बट यू डोंट स्पीक इट, लेकिन तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम उसको बोल ही नहीं पा रहे हो। हैव यू एनी रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्क्रपल्स अगेंस्ट इंग्लिश स्पीच। स्क्रपल्स कहते हैं प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत को। क्या तुम्हारा रिलीजन तुम्हें मना करता है, क्या कुछ ग्रजेस है इंग्लिश को लेकर, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती है। और जब ये बात पूरी बोल रहा था वो फॉरनर, उस वक्त मुनि मेड सम इंडिस्टिंक्ट साउंड्स, मुनि अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकाल रहा था। एंड शोक हिज हेड, अपना सर भी हिला रहा था, राइट। एनकरेज द अदर वेंट ऑन टू एक्सप्लेन एट लेंथ। एट लेंथ मतलब होता है इन डिटेल, क्योंकि वो आवाज़ें निकाल रहा था, सर भी हिला रहा था मुनि, तो इससे जो द अदर कह रहे हैं उस फॉरनर को, जो फॉरनर था उसको एनकरेजमेंट मिलता है, उसको लगता है कि हाँ इसको बात मेरी समझ में आ रही है, तो वो और डिटेल में समझाने लगता है। कौन, फॉरनर। अटरिंग ईच सिलेबल विथ केयर एंड डेलिब्रेशन, एक एक सिलेबल खास तौर पे बहुत ही अच्छे से वो क्लियर करके बोल रहा था ताकि कुछ मुनि को समझ आ सके। प्रेजेंटली ही साइडल्ड ओवर एंड टुक अ सीट बिसाइड द ओल्ड मैन। प्रेजेंटली मतलब एट द सेम टाइम, एंड साइडल का मतलब वॉक स्लोली। तो फौरन ही, इसके फौरन बाद वो फॉरनर धीरे से चलता है और उस ओल्ड मैन के बिसाइड मतलब नियर, उसके पास जाके बैठ जाता है और एक्सप्लेन करने लगता है। वो फॉरनर मुनि को एक्सपीरियंस बताता है कि तुम्हें पता है लास्ट अगस्त की बात है, वी प्रोबेबली हैड द हॉटेस्ट समर इन हिस्ट्री। हमारे न्यूयॉर्क में बहुत हॉटेस्ट समर था वो अगस्त, और मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो मेरा ऑफिस है उसकी 40वीं फ्लोर पे बैठ के काम कर रहा था कि अचानक पावर फेलियर हो गया, यानी कि लाइट चली गई वहाँ पर, और मैं शर्ट स्लीव्स में था, यानी कि मैं फुल स्लीव्स पहना हुआ था। तो ये बताना चाह रहा है कि मैं कितनी गर्मी वहाँ पे मुझे लग रही होगी। 4 घंटे में वहीं स्टक रहा। नो एलिवेटर, कोई एलिवेटर नहीं था क्योंकि लिफ्ट नहीं चल रही थी, एयर कंडीशन एसी भी नहीं काम कर रहा था पावर फेलियर की वजह से। ऑल द वे इन द ट्रेन आई केप्ट थिंकिंग, अब यहाँ से एकदम से ट्रेन कहाँ से आ गई, यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा है वो फॉरनर मुनि को कि जब मैं लौटा उस ऑफिस आवर्स को ख़त्म करके, तो ट्रेन के ज़रिए अपने घर जाता था वो, आपको पता है वहाँ मेट्रो ट्रेन चलती हैं, तो ट्रेन में बैठकर मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि आज का दिन कैसा रहा मेरा।
और घर जाते ही आई रीच होम इन कनेक्टिकट। कनेक्टिकट इज़ द यूएस स्टेट, राइट, जहाँ पे उसका घर था। मैं जैसे ही घर पहुंचा मैंने अपनी वाइफ से बोला कि इस विंटर हम इंडिया चलेंगे, चलो वहाँ की भी सिविलाइजेशन को देखते हैं, वहाँ देखते हैं कि लोग बिना एसी के इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं। और अगले ही दिन सबसे पहला काम जो मेरी वाइफ ने किया वो ये कि ट्रैवल एजेंट को बुलाया और हमारी इस जर्नी को फिक्स किया, और इस तरीके से मैं यहाँ हूँ। अब अपनी वाइफ का नाम बता रहा है कि रूथ भी मेरे साथ आई है इंडिया, लेकिन वो अभी श्रीनगर में स्टे करी हुई है और मैं यहाँ राउंड्स ले रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बाद में जाके मैं भी उसको ज्वाइन कर लूँगा श्रीनगर में। Muni looked reflective at the end of this long oration and said rather feebly. इस लंबी से ओरेशन मतलब क्या होता है, स्पीच। इस लॉन्ग ओरेशन के बाद किसकी लॉन्ग ओरेशन, फॉरनर की। यानी फॉरनर कितना लंबा लेक्चर देने के बाद जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस शेयर किया, मुनी को समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, राइट। तो मुनी फिर भी क्या दिख रहा था, बड़ा थॉटफुल लग रहा था, क्योंकि उसने बहुत धीरे धीरे बहुत स्लोली सिलेबस का यूज़ करते हुए पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था, राइट। तो मुनी उस स्पीच के एंड में जाकर बहुत थॉटफुल दिखता है। अब वो कम एनर्जी के साथ फिर से येस नो बोलता है, क्योंकि उसको इंग्लिश लैंग्वेज के कोई और वर्ड्स नहीं आते थे। फिर से वो तमिल में अपनी बात शुरू कर देता है, राइट। तो कहाँ वो जो फॉरनर है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो ये क्या बताने लगता है एकदम से, येस नो के बाद ये तमिल में शुरू हो जाता है और तमिल में कहने लगता है कि जब मैं इतना बड़ा था, हाथ दिखाते हुए कहता है 1 फुट हाई, जब मैं इतना बड़ा था ना तो मैंने अपने अंकल से कहते हुए सुना था। तो जब वो ये बात बोल रहा था तो उसके मुंह के दांत फॉरनर को नोटिस होते हैं, राइट। तो अपनी बात पूरी खत्म भी नहीं करने पाया था कि उसके अंकल ने क्या कहा था, क्या कहते सुना था उसने अपने अंकल से, बीच में इंटरप्ट कर देता है। नो वन कैन टेल व्हाट ही वाज प्लानिंग टू से। कोई बता नहीं सकता था कि वो क्या बात बताने जा रहा है, कि उसने क्या अंकल से सुना था। एज द अदर इंटरप्टेड हिम, द अदर किसको बोला जा रहा है, फॉरनर को, कि उस दूसरे इंसान यानी फॉरनर ने उसको इंटरप्ट कर दिया, बीच में ही रोक दिया मुनि को। वो कुछ बताने जा रहा था और क्या पूछने लगा ये फॉरनर मुनि से, कहता बॉय व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर टीथ। तुम्हारे दांत तो सही सलामत है, राइट, तुम्हारे दांतों का राज क्या है, ऐसे कैसे सलामत है अभी तक, कितने साल के हो भाई। तो ये सब वो इंग्लिश में पूछ रहा है, लेकिन तब भी मुनि को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे क्या पूछ रहा है, राइट। तो क्योंकि मुनि को इंटरप्ट कर दिया था बीच में, फॉरनर ने उसके दांत के राज पूछने लगा था वो, तो अब मुनि भूल जाता है, मुनि फॉरगॉट, मुनि भूल जाता है कि वो क्या कहने जा रहा था, कि उसके अंकल ने कुछ बात कही थी जिसको उसने सुना था जब इतना बड़ा था, भूल जाता है और वो कुछ और बात शुरू कर देता है मुनि। अब वो क्या बात शुरू करता है, वो कहता है समटाइम्स वी टू लूज आवर कैटल, कभी कभी हमारे जानवर भी खो जाते हैं, राइट। जेकॉल्स और चीतास में समटाइम्स कैरी देम ऑफ, कभी कभी जेकॉल्स या चीता उसको पकड़ के ले जाते हैं जंगलों में हमारे जानवरों को, बट समटाइम्स इट इज जस्ट थेफ्ट फ्रॉम ओवर इन द नेक्स्ट विलेज। लेकिन कभी कभी इन जानवरों को कौन चोरी कर लेता है, दूसरे गांव से कुछ लोग आते हैं उसको चोरी करके ले जाते हैं, एंड देन वी विल नो हु हैज डन इट। और हमें कैसे पता चलता है कि किसने चोरी की है, असल में हमारा एक यहाँ पे हमारे प्रीस्ट है, एक साधु है हमारे, जो कि टेम्पल में बैठते हैं, और वहाँ पे वो कैम्फर फ्लेम में, कपूर की आग जलाकर वो चोर का चेहरा देख लेते हैं। और जब वो प्रीस्ट हमें बताते हैं कि इस चोर ने तुम्हारे जानवरों को चुराया, तब हमें ये रियलाइज होता है कि अच्छा, जैकॉल्स और चीता नहीं उठा के ले गए हमारे जानवर को, बल्कि दूसरे गांव के किसी इंसान ने चोरी कर लिए हैं। ही जेस्चर्ड विद हिज हैंड्स अ परफेक्ट मिंसिंग ऑफ मीट। क्योंकि मुनि तमिल में बोल रहा था और मुनि को भी पता था कि मेरी बात को फॉरनर समझ नहीं पा रहा है, ना ही मैं इसकी बात समझ पा रहा हूँ, तो वो जेस्चर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा, जेस्चर्स मतलब इशारे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था। लेकिन इस बार उसने इस तरीके से इशारा किया जैसे वो मानो मीट को पीसने की बात कर रहा हो, कुछ चॉपिंग करने की बात कर रहा हो, राइट। तो बस अमेरिकन को कुछ लैंग्वेज तो समझ में नहीं आई उस फॉरनर को। द अमेरिकन वॉच हिज हैंड्स इंटेंटली एंड सेड, बहुत इंटेंटली मतलब बहुत ध्यान से अमेरिकन ने उसके जेस्चर्स को नोट किया, क्योंकि बात तो समझ में आने रही थी, तो वो जेस्चर्स ही नोट कर रहा था, इशारे ही नोट कर रहा था। तो वो बोलता है फॉरनर मुनि की बात के बाद, आई नो वॉट यू मीन, अच्छा मुझे आप समझ में आया कि तुम्हारा क्या मतलब है, चॉप समथिंग, तुम कुछ चॉप करने की बात कर रहे हो। तो इसके बाद का एक्सप्लेनेशन मैं पार्ट 3 में अपलोड करूंगी। चैप्टर बहुत लेंदी है, 28 मिनट्स हो चुके हैं, मैं इसको ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहती हूँ, राइट। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे बाकी सारे एक्सप्लेनेशन से जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप ये देखोगे कि मैंने कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर किया है, राइट, विदाउट एन एक्सैजरेशन। So how did you find my explanation? Let me know in the comment box. Thank you for watching.